526 जिलों के तकरीबन 1 लाख व्यक्तियों को रियायती दर पर ऋण मिलने जा रहा है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और सभी जो हमारे लाभार्थी हैं उन सभी को बधाई भी देता हूं। इस ऋण से आप जो कारोबार शुरू करने जा रहे हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उसमें आपको बहुत ही अच्छी और श्रेष्ठ सफलता मिले, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। मैं प्रधानमंत्री जी से संवाद का सौभाग्य प्राप्त करने वाले प्रदेश के सफाई मित्रों एवं विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भी बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी वाणी से अधिक ऊर्जा हमें मिलती है, उनका मार्गदर्शन भी हमें मिलने वाला है। मैं इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लाभार्थियों का अभिनंदन करता हूं। आपका उत्साह देखकर मुझे संतोष की अनुभूति होती है। इतनी बड़ी संख्या में इस उत्साह के साथ आपके इस कार्यक्रम में भाग लेने से जाहिर होता है कि आप लोगों के उत्थान में हमारा प्रयास सफल हो रहा है। गरीब, वंचित, महिला, किसानों का विकास हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम इस बात से पूरी तरह वाकिफ है कि पिछड़े वर्गों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाएं और आर्थिक संसाधनों तक समान पहुंच प्रदान किए बिना कोई भी राष्ट्र अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। हमें मालूम है कि देश के विकास में युवा, महिला, किसान, मजदूर बहुत आवश्यक है। जो भी सरकार आती है, निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि कई सरकार ऐसी आई जिन्होंने सिर्फ गरीब हटाओ का नारा, किसानों का उत्थान, गरीबों का उत्थान करने की बात कही। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आम जन का जीवन स्तर बदलने का काम किया है। उनकी हर एक योजना उस व्यक्ति के लिए है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की योजना कहा था। अंतिम पंक्ति में वो व्यक्ति खड़ा जिसको आवश्यकता है। उसकी आवश्यकता को किस तरह हम पूर्ति कर सकते हैं? 2014 के बाद हमारी केंद्र की सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनको बढ़ाने का काम कर रही है। जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो गरीब कल्याण की योजना। पहले कहते थे कि केंद्र से अगर 1 रुपया जाता है तो गांव के उस गरीब तक पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रहता है। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि 15 पैसे क्यों? क्या वो रोड पर चल करके आता है? जो वहां से हम 1 रुपया पहुंचाते हैं तो रोड पर चलते चलते घिसते हुए 15 पैसे रह जाता है। मित्रों, ये सरकार की खामियां थी। उन लोगों का जो मन में एक धारणा थी, तो आप सभी को पता है, क्योंकि इस राष्ट्र को बढ़ाने का काम उन मनीषियों ने किया है जो राष्ट्र का चिंतन करते हैं। लेकिन बीच का कालखंड एक ऐसा कालखंड आया था जिसमें जिस तरह का सरकारों ने काम किया, गरीब और किसान का माहौल उड़ाया गया। मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि आपकी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार डबल इंजन के रूप में काम कर रही है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि डबल इंजन की सरकार युवा, महिला, गरीब, किसान के हित में हमेशा काम करेगी। आपने हमारा
राजस्थान की सरकार का 3 महीने का कार्यकाल आपने देखा है। हमने जो भी कार्य किया है किसान के हित में, गरीब के हित में, प्रदेश के हित में कार्यक्रम किए हैं। और आपको हम यही विश्वास दिलाते हैं कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले जाती हैं, अपना वायदा, अपना घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र रखती है। मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों से भी कहना चाहता हूं कि हमें हमेशा आंकलन करना चाहिए कि कौन सी पार्टी ने कौन कौन से वायदे किए हैं, उनको पूरा किया है कि नहीं किया है। हमने ये भी नहीं कहा कि आप उनका कीजिए, हमारा नहीं, हमारा भी आंकलन कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर साल इन 10 सालों में अपना विजन, अपने कार्य की योजना का हिसाब जनता के बीच में दिया है। और राजनीतिक पार्टियों का यही हक बनता है कि वो अपना हिसाब जनता के बीच में रखे। इस मौके पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारा विजन हमारे राजस्थान प्रदेश को एक विकसित राजस्थान बनाने का है। जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत की जो मांग रखी है, बात रखी है, हम निश्चित रूप से कहना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ भारत बनेगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जिनके मन में करने की इच्छा होती है, जिनके मन में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जिनकी नीति और नीयत साफ होती है, वो ही प्रदेश का, देश का विकसित बनाने का काम कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप सभी लोग उसमें सहयोग करेंगे और माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उनको क्रियान्वित कराने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। विशेषकर मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, युवा इस देश का भविष्य है। आने वाले समय में हमारा देश 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 1893 में 21वीं सदी भारत की होगी। मित्रों, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2014 के बाद बदलता हुआ परिवर्तन आपने देखा है, गरीब का उठता स्तर आपने देखा, किसानों के उत्थान का विषय आपने देखा है, जो बेरोजगारों के उत्थान का काम भी आपने देखा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे बाद में इस विश्व के अंदर कई देश ऐसे थे जो हमारे बाद में वो आजाद हुए हैं, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम, वो देश बहुत आगे पहुंचे हैं। आजादी के बाद हमारे देश में काम हुआ, लेकिन कई खामियां भी हुई। उन लोगों ने इस राष्ट्र को भ्रष्टाचार, आतंकवाद, तुष्टीकरण के आधार पर चलाया। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपका है। उन सभी बातों से हम ऊपर उठते हुए हमारे काम को हम आगे बढ़ाएं। आज मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से आज का ये कार्यक्रम आप हम सभी के लिए, हमारी पीएम सूरज राष्ट्रीय पोर्टल का ये लॉन्च कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम, इससे आप सभी लोग जुड़ेंगे। आगे इससे जुड़ करके हम इस पोर्टल के माध्यम से इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और भविष्य में इसके लिए अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकसित हो रहा है। सामाजिक आर्थिक असमानता को निपटने के लिए
प्रौद्योगिकी का भी भरपूर फायदा हमें उठाना है। इस मौके पर इतना ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और सम्मानित मंच से अनुरोध, मंच के ठीक सामने अपना आसन ग्रहण करें और आइए करते हैं केवल कुछ सेकंड्स का इंतजार। आप सब देख रहे हैं सामने जो बड़ी एलईडी स्क्रीन है, उस पर आप देख पाएंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग भारत सरकार से नई दिल्ली से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नई दिल्ली से इस सीधे प्रसारण में हमारे साथ जुड़ेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय पोर्टल सूरज का लोकार्पण अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय के घर कमलों से नई दिल्ली से होगा। केवल कुछ सेकंड का इंतजार, हम देखेंगे एक शॉर्ट फिल्म। आप सभी से अनुरोध करना चाहेंगे, विनम्र अनुरोध करना चाहेंगे, अपने अपने मोबाइल सेट को स्विच ऑफ कर लें या साइलेंट मोड पर कर लें और कोई भी व्यक्ति यहाँ आप सभागार में खड़े ना हो, कार्यक्रम की गरिमा को बनाए रखें जैसे जहां आपको आज के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं सभी उपस्थित अतिथिगण और लाभार्थियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अति आवश्यक है। आज का यह अतिथिगण और लाभार्थियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वंचित वर्गों का सशक्तिकरण 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए अति आवश्यक है। आज का यह कार्यक्रम इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एकीकृत पोर्टल सूरज का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री है। एक मोक्ष सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि बैंक हो रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं। राष्ट्रीय निगम हैं, उनकी ऋण सहायता योजनाओं के माध्यम से आज लगभग 660 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ में 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कवर करने का प्रस्ताव है। और आज यह कार्यक्रम देश के 525 जिलों में इसका आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के बाद लाभार्थियों को इसके बारे में कई क्षेत्रीय भाषाओं में
थोक एसएमएस संदेश भेजे जाएंगे। एसएमएस संदेश के बाद लाभार्थियों को फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिससे वो अपना उद्यम शुरू कर सकें। इसके साथ ही साथ सफाई कर्मचारी समाज के सबसे वंचित वर्गों में से हैं, जिनके पास न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा है, जो अस्वच्छता और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं, जिससे खुद को जीवन का आसन्न खतरा होता है। समाज के इस विशेष वर्ग के सशक्तिकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से नमस्ते योजना, जिसमें आयुष्मान स्वास्थ्य कार्डों के वितरण के साथ साथ एक सुरक्षित वातावरण के निर्माण को सुनिश्चित करके देश भर में 1 लाख सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करके भी अपने पंख लगाएगी। किसी भी श्रमिक वर्ग के लिए बुनियादी आवश्यकता के रूप में काम करने के लिए सीवर टैंक और सेप्टिक टैंक के श्रमिकों के लिए स्वच्छता के मशीनीकृत मॉडल को बढ़ावा देने के साथ साथ सभी सफाई कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान की जाएगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार करना चाहता हूं। उनका जो सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक प्रयास, उसमें हमारे हाशिए पर रहने वाले इन वंचित वर्गों के लिए तरफ भी इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको अपना काम प्रारंभ करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है। एक विकसित भारत जहां कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। हमारा ध्यान हमारे समाज के सर्वाधिक लाभ वंचित वर्ग के लिए नए अवसर पैदा करने पर केंद्रित रहा है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें तथा राष्ट्र की प्रगति में बराबर का योगदान दे सकें। भारत माता की जय। धन्यवाद मंत्री जी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग समाज के सभी वंचित वर्गों के उत्थान एवं उज्जवल भविष्य के लिए कार्यरत है। आइए इस पर एक लघु फिल्म देखते हैं। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है, जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार। जब पूरा देश ही एक परिवार होता है, तब कहां कोई छोटा या बड़ा होता है। परिवार में तो अगर कोई कमजोर रह जाता है, तो उसे ताकतवर बनाने में हर सदस्य जुट जाता है। ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एकजुट होकर चल रहा है। देखिए, जब देश ने गरीब परिवारों से भी उद्यमी बनाने की ठानी, तो मुद्रा योजना का जन्म हुआ और इस क्रांति की भागीदार आधे से ज्यादा बेटियां बनी, और वो भी पिछड़े वर्गों की। जब देश ने गरीब की थाली की चिंता की, तो 80 करोड़ लाभार्थियों को हर महीने मुफ्त अनाज मिलने लगा। जब देश ने गरीबी को हराने की ठानी, तो 4 करोड़ से अधिक पक्के आवास और 12 करोड़ से अधिक शौचालय बना दिए, 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 33 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड पहुंचा दिए। और सिर्फ 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल कर दिखाया। पहली बार देश ने केवल 10 साल में एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को 47,500 करोड़ रुपए की विशाल छात्रवृत्ति दी। पहली बार देश की आंखों ने ट्रांसजेंडर्स की दुविधा देखी और उनके लिए अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया। जिनका कोई ठिकाना न था, भटकना ही जिनका जीवन था, ऐसे लोगों को भी नए भारत की नजरों ने ढूंढा और ऐसे विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु समुदायों के लिए विकास कल्याण बोर्ड बनाया। 10 साल पहले अनुसूचित जाति के लिए जो विकास फंड 41,500 करोड़ रुपए के करीब होता था, वो आज 1,42,000 करोड़ को पार कर गया है। एक दशक पहले तक वंचित और पिछड़े वर्गों को सालाना 600 करोड़ तक के ही ऋण मिलते थे, जो कि आज 2 गुना यानी सालाना 1,200 करोड़ रुपए से अधिक मिलता है। और इन फंड्स में से कई तो फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसी एडवांस्ड फील्ड्स में दिए गए हैं। मतलब कि पिछड़े वर्गों से आने वाले युवा आज नए भारत का उज्जवल कल लिख रहे हैं। लेकिन विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल पड़े हैं, तो इतने से आराम कहां।
अभी तो हमें टेक्नोलॉजी के जरिए और अधिक जरूरतमंदों तक पहुंचना है। तभी तो आज एक ऐसा पोर्टल बनकर तैयार है जिस पर जाकर देश के वंचित पिछड़े व्यक्ति रियायती दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पीएम सूरज पोर्टल यानी सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जन कल्याण। न बैंक के चक्कर काटना, न किसी के आगे हाथ फैलाना। इस पोर्टल पर जाकर उद्यमी 15 करोड़ रुपए तक के व्यापार लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस पोर्टल पर स्टार्टअप उद्यमी, इनोवेटर्स, बिजनेस इंक्यूबेटर्स या अटल इंक्यूबेशन सेंटर्स में काम करने वाले रिसर्चर्स और रिसर्च स्टूडेंट्स भी 30 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता पा सकते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पीएम सूरज पोर्टल का लोकार्पण हो रहा है। पोर्टल लॉन्च होते ही वंचित वर्ग के 1 लाख बहन भाइयों को केवल 3 से 9% की रियायती दरों पर 5 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी के किसी भी मिशन का सबसे खास हिस्सा होती हैं महिलाएं। पीएम सूरज की भावना भी ज्यादातर महिला उद्यमियों को प्रेरित करने की है, जिससे पिछड़े वर्ग की बहनें गरीबी और निर्भरता के अभिशाप से मुक्त हो सकें, अपने कारोबार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। आज के इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री जी नमस्ते स्कीम के तहत सफाई मित्रों को आयुष्मान हेल्थ कार्ड्स एवं पीपीई किट भी वितरित कर रहे हैं। वंचितों को बढ़ने का साधन मिल जाता है, पिछड़ों को पहली कतार में आने का अवसर मिल जाता है। यही तो होता है जब पूरा देश एक परिवार बन जाता है। सबका साथ सबका विकास ये नारा नहीं, ये मोदी की गारंटी है। आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा पीएम सूरज पोर्टल का लॉन्च करेंगे, जिसके साथ ही 1 लाख लाभार्थियों के मोबाइल पर ऋण राशि जमा होने की सूचना पहुंच जाएगी और 1 लाख सफाई मित्रों को नमस्ते आयुष्मान कार्ड और पीपीई किट के वितरण का शुभ आरंभ हो जाएगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे बटन दबाकर आज के इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। अब माननीय प्रधानमंत्री जी देश के विभिन्न हिस्सों से जुड़े कुछ लाभार्थियों से संवाद करेंगे। सबसे पहले इंदौर, मध्य प्रदेश चलते हैं, जहां से श्री नरेंद्र सेन जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते प्रधानमंत्री जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी। आप बैठिए नरेंद्र जी, बैठिए, बैठ करके ही बात कीजिए। हाँ बताइए, पहले अपने विषय में बताइए, थोड़ा देशवासी जानना चाहेंगे। जी प्रधानमंत्री जी, सो मेरा नाम नरेंद्र सेन है। मैं इंदौर से हूँ, इंदौर से गांव से हूँ, जो इंदौर में 97 में हम मूव हुए थे। और फिर मेरी रुचि सर साइबर कैफे पे काम करते करते कोडिंग सीख गया मैं, और मैंने इंटरनेट कंपनी बनाई। और हम अभी देश का क्लाउड, न्यू क्लाउड बनाया है हमने, जो देश में स्टार्टअप, एमएसएमई और लार्ज एंटरप्राइज को एम्पावर करेगा। हमारे देश का जो क्लाउड या डिजिटल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत कम है, और फॉरेन क्लाउड ज़्यादा प्रचलित है। तो इसी को सोच के हमने बनाया कि हमारे देश के डेवलपर्स ने क्लाउड दूसरों के लिए बनाया, पूरी दुनिया को डिजिटलाइज किया। हमारे देश को डिजिटलाइज करने की जरूरत, हमारे देश का क्लाउड बनाने की जरूरत है, और इससे हमारी इंटरनेट कंपनीज को हम ग्लोबल ले जाएंगे। और
इससे जो इकोनॉमी बेनिफिट होगा वो ज़्यादा काफ़ी हाई रहेगा। इसलिए हमने न्यू क्लाउड की शुरुआत करी और आज हम काफ़ी सक्सेसफुली इसको चला रहे हैं और इसको आगे बढ़ा रहे हैं। काफ़ी लोग हमसे जुड़ गए हैं, कस्टमर्स हमारे जुड़ गए हैं, MSMEs को हम डिजिटलाइज कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। तो ये हमारी जर्नी है। नहीं, नरेंद्र जी से नरेंद्र जानना चाहता है कि आपकी बचपन में कहां से कहां यात्रा चली, आप कैसे इस दुनिया में आ गए, थोड़ा बताएंगे? जी प्रधानमंत्री जी, बचपन में जब मैं गांव में था तो गुजरात में आपका नरेंद्र मोदी CM है, तो कुछ दोस्त बोलते थे कि नरेंद्र मोदी आ गया, नरेंद्र मोदी आ गया, इस टाइप से। और मैं आपके नाम का काफी एडवांटेज भी लिया, मैंने बचपन में भी लिया और अभी भी लिया। कहीं पे भी जाए तो जैसे ही बोलता है नाम सर आपका, फिर मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी, तो मुझे एक बार देखते हैं और फिर हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा क्यों में रहते हैं। तो बट स्कूल में सर पढ़ाई करी मैंने 8 तक, फिर इंदौर आ गए, इंदौर में पढ़ाई करी 12वीं तक। उसके बाद ड्रॉप आउट ले लिया और पूरा टेक्नोलॉजी में कर लिया, टेक्नोलॉजी में काम किया। मैं फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरे पिताजी कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी करते थे और क्योंकि गांव से आप आए हो तो आप सबको काम करना पड़ता था, तो मैं भी काम करता था और मैंने वहीं पे मेरा कंप्यूटर में काफ़ी इंटरेस्ट, मेरा एजुकेशन कॉमर्स में था बट टेक्नोलॉजी में मेरा बहुत मन और रुचि, जैसे आपकी रुचि है। और एक इंस्पिरेशन मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रधानमंत्री बने थे तब आपने नेस्कॉम की इवेंट में बोला था कि देश को क्लाउड गो डाउन चाहिए, और उस समय मैं क्लाउड पे काम कर रहा था। तो मुझे एकदम मोटिवेशन आ गया कि ये सेम चीज़ इंस्पिरेशन मतलब इको हो रही है, प्रधानमंत्री जी भी वही बात कर रहे हैं और ये एक कॉन्फिडेंस होता है। क्योंकि ये जो क्लाउड है ना, हमारे देश की डिजिटल इकोनॉमी और जो डेवलपर्स है, क्योंकि देश में बनाया नहीं किसी ने, क्योंकि इसके लिए बहुत कैपिटल लगता है, तो कोई हिम्मत नहीं करता कि यार नहीं ठीक है बाहर का मिल रहा है इसको यूज करो और आगे बढ़ो। कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी है देश में, बट कोई इस पे आगे नहीं बढ़ा। बट आपकी जो प्रेरणा और इंस्पिरेशन से कहीं ना कहीं कोई गांव में बैठा नरेंद्र इंस्पायर होता है, ये तो बात पक्की है और वही मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी है सर। उसी का मैं आपको जो डेटा सेंटर व्यवसाय स्थापित करने के लिए प्रेरणा कैसे मिली वो तो आपने बताया। चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, आर्थिक संकटों से गुजरना पड़ा होगा, टेक्नोलॉजी में सपोर्ट की जरूरत पड़ी होगी, वो कैसा रहा? सर डेटा सेंटर बहुत ही एक्सीडेंटली मैं एंटर हुआ इसमें, क्योंकि मुझे पता होता है कि इसमें बहुत सारा पैसा लगता, तो मैं नहीं करता ये मैं बस एक जुनून था कि अमेरिका में मैं सर्वर खरीदता था और देश में स्मॉल बिजनेसेस को सर्विस देता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि यार हम लोग देश में बनाते हैं, अपना देश इतना बड़ा है, जरूरत तो पड़ेगी आगे न पीछे। तो हमने जब चालू किया डेटा सेंटर तो एक घर से शुरुआत करी। हमारे एक ISP थे, उनके घर से मैंने चालू किया पहला सर्वर रखना, फिर दूसरा 10, 100, 200, फिर बाद में पता चला DP उड़ गई, तो पता चला पावर तो पूरा चला गया है, अब इसके लिए प्रॉपर बनाना पड़ेगा। तो फिर जब मैंने पढ़ाई करी कि यार सिंगापुर, आयरलैंड ने डेटा सेंटर पार्क बनाए, क्यों नहीं हमारे देश में डेटा सेंटर पार्क होना चाहिए। और मध्य प्रदेश एक ऐसी लोकेटेड सिचुएशन में है कि सेंट्रली लोकेटेड है और यहाँ पे पावर सरप्लस है, तो ये डेटा सेंटर के लिए पर्याप्त फिट जगह है। तो मैंने ऐसे ही लेटर लिखा, क्योंकि आप किसी को जानते तो हो नहीं, नो आपके कनेक्शन है किसी मिनिस्टर से, तो मैंने IT सेक्रेटरी सर को मेल डाला, उस टाइम पे राव सर थे, तो उन्होंने बुला लिया, बोले आ जाओ। तो मैंने प्रेजेंटेशन दिया कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, पर ये बनाना है और ये प्रॉब्लम है, ये देश की भी प्रॉब्लम है और ये मेरी भी प्रॉब्लम है, ये सॉल्व हो जाएगी। तो उन्होंने वैलिडेट किया और कंट्री का पहला डेटा सेंटर पार्क बना। और उस दिन रियलाइज हुआ कि बिना पैसे के भी काम हो सकता है। जरूरी नहीं है आपके स्टार्टअप में पैसा जरूरी है, आप बस सही मन से लग जाओ। तो ऐसे मेरी चुनौतियों का सॉल्यूशन भी यहीं मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया और बहुत सपोर्ट मिला मुझे सरकार से, राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उस सपोर्ट के दम पे हमने हमारी जर्नी सर आगे बढ़ा दी। चलिए नरेंद्र जी, मुझे आपको बात कर करके अच्छा लगा। आपने काफी योजनाएं बनाई हैं और एक प्रकार से आपने टेक्नोलॉजी के माध्यम से भारत में किस प्रकार से प्रगति हो सकती है और स्टार्टअप की दुनिया में आजकल जो हमारे नौजवान रुचि ले रहे हैं, और मैंने देखा है हर कोई साहस भी करता है
और सफल भी होता है। आप भी उसी में एक उदाहरण हैं और समाज में अति पिछड़े वर्ग में से पैदा होकर के, गांव में पैदा होकर के थोड़ा सा अगर सहारा मिल जाए तो कैसा बदलाव आता है, तो आपने करके दिखाए हैं। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, थैंक यू। अब जम्मू कश्मीर की तरफ चलते हैं, जहां से श्रीमती नीलम कुमारी जुड़ी हैं, जो कठुआ की निवासी हैं और इस समय जम्मू में हैं। नीलम जी नमस्ते। नमस्ते सर जी। नीलम जी बैठिए, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम नीलम कुमारी, मैं डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कठुआ ही रहने वाली हूँ। नहीं, थोड़ा बताइए ना, कैसे आप क्या काम कर रही हैं? हाँ सर, मैं बुटीक का काम करती हूँ। तो आप बुटीक अपना जो कुछ भी हो बताइए मुझे, कैसे शुरू हुआ, कैसे कहाँ पर पहुंचे? सर पहले मैं किसी की दुकान पे काम करती थी, जो 2-3 हजार पे किसी के आगे काम करना, और फिर तब भी मेरे घर का गुजारा जो बड़ी मुश्किल से होता था। जो मेरे घर वाले जो लकड़ी का काम करते, कभी उनको काम मिलता था और कभी नहीं। जो मैं काम बाहर दुकान पे करती थी, जब लॉकडाउन हुआ तो मेरा वो काम भी छूट गया। वो भी घर पे थे, मैं भी घर पे थी, हम दोनों ही ऐसे हालात में पहुंच गए जहां हमें बच्चों का पालन पोषण तो दूर, हमारे घर में राशन की भी कमी आने लगी कि अब हम क्या करें। फिर ऐसा टाइम आया कि मैं बहुत परेशान रहने लगी कि अब मैं क्या करूं, और काम इसका भी नहीं है और मेरा भी काम छूट गया। फिर 2021 में मैंने जब लोन लिया और अपना खुद का बुटीक शुरू किया। लोन लेके पहले मैंने मशीनें ली, मशीनें और दुकान शुरू की। फिर मैंने आगे लड़कियों को रखा काम के लिए। नहीं, आपको अपना व्यवसाय शुरू करना में सरकारी योजनाओं को साथ किस प्रकार से आपका अनुभव आया, कितनी मदद मिली और मदद के लिए कैसे पहुंचे आप? सर मुझे सरकारी योजना, भारत सरकार की ओर से सब योजनाएं मुझे मिली हैं। जैसे सिलेंडर की होगी, जहाँ मेरा जैसे कच्चा मकान था वो बना मेरा। फिर जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मिला मुझे आयुष्मान कार्ड से। फिर और शौचालय बना मेरे घर में। एक से एक योजना मुझे भारत सरकार ने दी। अब पहले आप किसी के यहाँ काम करते थे, अब खुद की दुकान बन गई, तो आप तो एक बहुत बड़ा गर्व महसूस करती होगी। सर बहुत बड़ा, आज महिलाओं को खुद निर्भर निर्भर हैं हम खुद अपने ऊपर। चलिए, आप आत्मनिर्भर बनी है। जी क्या सर। आपको किसी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिला है जिसके कारण आपने इसकी यानी आपके व्यवसाय में लाभ हुआ हो? आपके जीवन में तो मदद की सरकार की योजनाओं का आपको फायदा हुआ है, लेकिन जो व्यवसाय का काम कर रहे हैं उसमें कैसे मदद मिली? उसमें मैंने जैसे सर लोन लिया, लोन लेकर मैंने अपना बिजनेस जैसे शुरू किया। और कितने लोग अभी काम करते होंगे आपके पास?